हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये जो टॉपिक्स हैं दोनों ही काफ़ी अच्छी खासी वेटेज रखते हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है, सबसे पहले देखो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को बोला जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। एज मतलब वाइस प्रेसिडेंट कैसा बोला नहीं जाता सेकंड सिटीजन, बट हाँ आप बोल सकते हैं कि ये सेकंड सिटीजन ऑफ द कंट्री है। हाँ बट इनके लिए हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं कि प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, जैसे घर में एक हेड होते हैं फैमिली में, वैसे ही तो हेड होते हैं तो वो उनको फर्स्ट पर्सन मानते हैं, मतलब घर में जो बड़े हैं। तो वैसे ही हमारी जो कंट्री है उसमें सबसे ऊपर जो पोजीशन है वो प्रेसिडेंट की है, इसीलिए इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री बोला जाता है। जैसे हम लोग नॉर्मल सिटीजन हैं तो ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है, क्योंकि ये हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है ये हमने कहाँ से ली है? हमने यूएस से ये प्रेसिडेंट की पोस्ट ली है। ऑल्दो हमने ये पोस्ट यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, बट फिर भी जो इंडियन प्रेसिडेंट है और जो यूएस के प्रेसिडेंट है इन दोनों की पावर्स में बहुत सारा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है देखो, सबसे पहले तो इंडियन प्रेसिडेंट एक सेरेमोनियल हेड माने जाते हैं। सेरेमोनियल मतलब होता है कि नाम के हेड है। नाम के हेड क्यों है? बिकॉज ये अपनी विल पे कोई काम नहीं करते हैं। मतलब अगर ये चाहें कि मेरे को कोई बिल पास करना है इंडिपेंडेंटली तो ये नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि अगर इनको कोई भी डिसीजन लेना है तो इनको लगेगी एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। यानी जब पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी चीज़ को अप्रूव करते हैं, किसी बिल को अप्रूव करते हैं, तभी प्रेसिडेंट उस पर अपना डिसीजन ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता। ठीक है, तो मतलब वो इंडिपेंडेंट काम नहीं करता है, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे काम करता है। जबकि दूसरी तरफ देखो जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स इंडिपेंडेंट है, यानी कि अगर कोई बिल पास करना चाहे तो वो कर सकते हैं, या मतलब वो अपने डिसीजंस में इंडिपेंडेंट है, मोर इंडिपेंडेंट है। जबकि हमारे इंडियन प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं है। ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट को बोला जाता है हेड ऑफ द स्टेट। अब देखिए यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट का मतलब ये नहीं है कि किसी एक स्टेट की बात हो रही है, नहीं। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंट करता है पूरी कंट्री को। जो हेड ऑफ द स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी हुई है, आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है वो है इसका मतलब। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन क्या है कि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जो भी गवर्नमेंट के मतलब हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी लैंड हम पोजेस करते हैं, वो सब हमारी स्टेट के अंदर आती है। ठीक है, और हमारे प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम और उसके काउंसिल पे काम करते हैं, जबकि यूएस प्रेसिडेंट थोड़े से इस पे इंडिपेंडेंट होते हैं। सेकेंड, वो हाउस को समन कर सकते हैं। समन मतलब दोनों हाउसेस को बुला सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे को मान लो आज हमारी लोकसभा या राज्यसभा से कुछ डिस्कस करना हो तो वो समन कर सकते हैं। ठीक है, बुलाना एक तरीके से। और किसी भी हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं पार्लियामेंट के, और उनके पास वीटो पावर्स है। सेम हमारे पास भी ये सारी पावर्स हैं, हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास भी सेम पावर्स हैं, बट उनमें कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं। जैसे कि इंडियन प्रेसिडेंट का मतलब ज़्यादातर देखोगे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं देखोगे, यानी वो गवर्नमेंट को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज वो तो खुद ही गवर्नमेंट के एड एंड एडवाइस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जबकि यूएस प्रेसिडेंट थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल कंट्रोल रखते हैं जो वहाँ पे गवर्नमेंट रूल करे उस पर भी। ठीक है, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं। अब देखो समन, समन का मतलब दोनों हाउसेस को बुलाना कि यहाँ पर मेरे को मिलना है, समन करना है किसी को, बुलाना। ठीक है, और किसी भी हाउस को प्रोरोग करना। आर्टिकल 85 में दिया हुआ है, ये इंडियन प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। देखो सबसे पहले कि वो किसी भी हाउस को, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस को, कॉलिंग देम टू सेशन फॉर लेजिस्लेटिव बिजनेस, और किसी भी नेशनल डेलिबरेशन के लिए, यानी कोई भी अगर वो चाहते हैं हमारे दोनों हाउसेस को बुलाना और उनसे कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ये उनको समन की पावर है। ठीक है,
प्रोरोग का मतलब होता है कि किसी हाउस के एक सेशन को खत्म करना। जैसे हमारे सेशन होते हैं, विंटर सेशन हो गया, मॉनसून सेशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे किसी भी सेशन को खत्म कर सकते हैं, या हमारे दोनों हाउसेस को किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, ठीक है। और डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, बट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ऑन द एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे होगी, ठीक है। अब देखो, जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं उनमें गैप होता है मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है। वैसे तो हम लोग 3 सेशंस देखते हैं, बट एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है कि विंटर सेशन है या मॉनसून सेशन है। हाँ, बट ये दिया हुआ है कि एटलीस्ट साल में 2 बार उनको मिलना है, यानी मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकती है जो सेशंस के बीच में, द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन कैन बी अप टू 6 मंथ्स, यानी 6 महीने बाद तो दोनों हाउसेस को मिलना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोरोगेशन, एंड ऑफ सेशन, देख लिया हमने प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे। और रिसेस का मतलब होता है कि टेम्पररी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को रोकना, यानी ना तो पार्लियामेंट को प्रोरोग किया गया है और ना उनको रीअसेंबल कराया गया, मतलब कुछ बताया नहीं गया। प्रोरोग का मतलब तो था कि भाई सेशन ही खत्म हो गया, जैसे विंटर सेशन चल रहा है तो प्रेसिडेंट क्या बोलेगा कि हाँ अब विंटर सेशन को प्रोरोग करते हैं, तो ना तो प्रोरोग किया और ना उनको रीअसेंबल करवाया। तो जो बीच का टाइम दिया हुआ है कि नहीं अभी कुछ नहीं किया, तो वो रिसेस टाइम माना जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि वो समन कर सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, रिसेस पीरियड होता है, और सेशंस को प्रोरोग कर सकते हैं, बट इन सेशंस के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम गैप हो सकता है, उससे ज़्यादा का टाइम गैप नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो, प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स भी हैं, उनके पास है जुडिशियल पावर्स हैं, क्योंकि आप देखते होगे कि अगर किसी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, तो उसको फाइनल ओवरराइड करने का डिसीजन अगर पावर है तो वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो फाइनेंशियल भी है और उनके पास है जुडिशियल पावर्स भी है। जितने भी हमारे कंट्री में पोस्ट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, चाहे हमारे सीएजी की अपॉइंटमेंट्स होगी, चाहे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जितने भी हमारी पोस्ट हैं, इलेक्शन कमीशन की पोस्ट है, इन सब को अपॉइंट कौन करता है, या गवर्नर्स की पोस्ट है, इनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी पावर कि इनके पास पार्डनिंग पावर्स हैं, कि अगर आपको कोई सज़ा मिली है किसी भी कोर्ट के थ्रू, तो एक सुप्रीम अथॉरिटी बचते हैं, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो आपकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव इंटरेक्शंस कर सकते हैं, ये जो हमारी लेजिस्लेचर है उसके साथ इंटरेक्टिव सेशंस रख सकते हैं, जैसे कि समन कर सकते हैं और डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, देख चुके हमने ऑलरेडी। एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, बट किसकी एड एंड एडवाइस पे होते हैं, पीएम, कि वो एग्जीक्यूटिव पावर्स यूज कर सकते हैं, बट लिमिटेड इन नेचर है, बिकॉज उनको ऑन द एक्ट ऑफ पीएम एडवाइस पे काम करना है, ठीक है। हाँ, बाकी ये देख लिया कि सेरेमोनियल हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है, और सिंबॉलिक ड्यूटीज है, मतलब एज सच कोई बहुत बड़ा वो नहीं है रोल, बट इनके बिना कोई काम हो भी नहीं सकता, बिकॉज किसी भी लॉ को पास करने के लिए या कुछ भी अगर फाइनलाइज करना है इंडिया में, कुछ भी लागू करना है, तो प्रेसिडेंट की ऐसे लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि अब अगर वो प्रेसिडेंट हैं तो कोई ना कोई क्वालिफिकेशन रखी गई होंगी कि ये है तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, या फिर आप अप्लाई कर सकते हो, नॉमिनेशन फाइल कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि इनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि इसके लिए कभी सुना है कि जो आम सिटीजन्स हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने गए, नहीं। हम लोग प्रेसिडेंट के वोट इलेक्शंस में वोट नहीं करते, वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस कौन करते हैं, जो एमपी और एमएलए हम लोग सिलेक्ट करते हैं। लाइक जब देखो इंडिया में जब वोटिंग होती है, अभी जैसे हर 5 साल पे जब इलेक्शंस होते हैं, जिन एमपी एमएलए को हम लोग चूज करते हैं, वो लोग चूज करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब वो कैसे कैसे मतलब कौन कौन उसमें एलिजिबल होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, कौन कौन नहीं होते, वो हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रखो कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, मतलब हम लोग जो कॉमन सिटीजन्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। अब इसमें है कौन कौन, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट
एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स। बट ये सारे कौन से मेंबर्स होंगे? इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते। बिकॉज अब नॉमिनेटेड मेंबर्स क्यों नहीं होते? आपने सुना होगा कि 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स को अगर इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट दिया जाएगा तो ऐसा माना जाएगा कि भाई प्रेसिडेंट ने उनको इलेक्ट किया है, तो उनकी एक मॉरल ड्यूटी हो गई है कि हम इसी को सिलेक्ट करें या उसको फेवर करें। ठीक है, तो उस चीज को हटाने के लिए सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें हमारी लोकसभा राज्यसभा और हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके इलेक्टेड मेंबर्स, प्लस इसमें हमारी 2 यूटीज भी आती हैं। इसमें हमारी 2 यूटीज भी आती हैं, जो हमारी आती है एक दिल्ली, एक पुडुचेरी, बिकॉज वहां पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। तो 2 यूटी प्लस बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आती हैं। ठीक है, अब उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन दी है। पहला कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब देखो ये भी एक डिफरेंस है कि यूएस में जो प्रेसिडेंट है वो बाय बर्थ होने चाहिए। मतलब अगर आपने सिटीजनशिप किसी और तरीके से ली है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन से ली है या रजिस्ट्रेशन से ली है, उसके थ्रू अगर आपने सिटीजनशिप ली है बाय रजिस्ट्रेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन, बेसिकली आपको सिटीजनशिप किसी कंट्री की कैसे मिलती है? या तो आपको बाय बर्थ मिलेगी, ठीक है, एक मिनट रुको, या तो आपको मिलेगी बाय बर्थ, ठीक है, या फिर आपके अगर डिसेंट हैं तब मिल सकती है। डिसेंट मतलब आपके पूर्वज कभी रहे हों, उनसे मिल सकती है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन से मिल सकती है, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन करवा के भी आप इंडियन सिटीजन बन सकते हो। बट वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे क्या है कि अगर आप बाय बर्थ इंडियन सिटीजन हो, सॉरी बाय बर्थ यूएस सिटीजन हो, तभी आपको वहां की प्रेसिडेंटशिप मिल सकती है, ठीक है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। आप चाहे बाय बर्थ हो, ठीक है, चाहे आपने न्यूट्रलाइजेशन से ली हो या आपने रजिस्ट्रेशन से इंडियन सिटीजनशिप ली हो, आप इंडियन सिटीजन मतलब इंडियन प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। आपका बाय बर्थ इंडियन सिटीजन होना जरूरी नहीं है। हाँ, इनके लिए एक एज क्राइटेरिया है कि आपकी एज 35 प्लस होनी चाहिए। सेकंड, जिस टाइम पे आप इंडियन प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हो, आप कोई अलग पोस्ट या कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। यानी सिंपल मतलब है कि अगर आप जब इंडियन प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हो, आप कोई और पोस्ट पे काम नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंडियन प्रेसिडेंट भी हो और आपके पास कोई और पोस्ट भी है, नहीं, आप सिर्फ एक ही रखोगे कि आप इंडियन प्रेसिडेंट हो, तो आप उसी पोस्ट पे हो, आप अलग पोस्ट नहीं रख सकते। मीन्स यू कांट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और इनकी ओथ को कौन एडमिनिस्टर करता है? बाय सीजीआई। मतलब जब अगर ये इलेक्ट होते हैं इंडियन प्रेसिडेंट, जब इलेक्ट होंगे तब प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएंगे? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। हम देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दोबारा से देख सकते हो कि लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली, वाइल राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट। क्योंकि राज्यसभा में तो मतलब लोकसभा में जो हम लोग चूज करते हैं वो जाते हैं, ठीक है, जबकि राज्यसभा में तो हम लोग चूज नहीं करते हैं, दे रिप्रेजेंट द स्टेट, ठीक है। हिंस जो ऐसा माना जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द यूनियन है एंड रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। तो वो कहाँ से होने चाहिए? उनकी लोकसभा से उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी वो लोअर हाउस से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। अब देखो इनके इलेक्शन का प्रोसेस दिया है कि इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्मेशन कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज हैं वो इसमें वोट करेंगे। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिसमें हमारे दोनों हाउसेज हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, और जो हमारी स्टेट असेंबलीज हैं उनके एमएलएस वो इसमें वोट करेंगे, ठीक है। जो वोटिंग है वो होगी सीक्रेट बैलेट वोटिंग, जिसमें क्या है कि आपको कॉन्फिडेंशियल तरीके से वोट करना है कि आप किसको वोट देना चाह रहे हैं, ठीक है। टर्म इनका 5 ईयर का रहने वाला है और री एलिजिबल फॉर इलेक्शंस हैं। इंडिया में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप अगर एक बार प्रेसिडेंट बनते हो तो आप दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, जबकि यूएस में क्या है कि आप मैक्सिमम 2 बार से ज्यादा इलेक्शन नहीं लड़ सकते प्रेसिडेंट के, ठीक है। हमारे इंडिया में कोई लिमिट नहीं है, आप कितने टाइम भी हो, कितने भी लिमिट आपके लिए नहीं है, यू कैन सर्व अनलिमिटेड टाइम, ठीक है।
हाँ, बट सो फार अभी तक सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो 2 बार इंडियन प्रेसिडेंट रहे हैं अभी तक। उसके बाद कोई भी 1 बार से ज़्यादा इंडियन प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट हुए। ठीक है, अब ये हो गया इनके इलेक्शन का प्रोसेस। अब देखो, अगर मान लो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए, लेकिन अब लग रहा है कि भाई गलत पर्सन है और उसको इम्पीच करना है। देखो, प्रेसिडेंट के रिमूवल को एक स्पेशल टर्म दी हुई है, दैट इज इम्पीचमेंट, कि अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसको रिमूवल नहीं बोलते, जैसे बाकी सबके लिए हम लोग बोलते हैं रिमूवल, जैसे रिमूवल ऑफ जजेस या रिमूवल ऑफ कैग, मतलब किसी भी को हटाना है तो हम लोग रिमूवल यूज करते हैं। ठीक है, बट प्रेसिडेंट के लिए एक स्पेशल वर्ड दिया गया, दैट इज इम्पीचमेंट, और ये सिर्फ प्रेसिडेंट के रिमूवल को ही रिप्रेजेंट करता है, कि अगर हम लोग इम्पीचमेंट की बात करें मतलब प्रेसिडेंट की बात हो रही है। ठीक है, ये दिया हुआ आर्टिकल 61 में। अब देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या होगा, अगर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे कर रहे हैं। अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लॉ या किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इम्पीचमेंट आप डायरेक्टली नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। भाई वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्या मतलब अगर आज तुम्हारा मन किया और तुम हटा दिए, ऐसा नहीं होता है। तो उनको एडवांस में 14 डेज नोटिस देना पड़ेगा अगर उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट करनी है। ठीक है, मतलब हटाना तो बहुत दूर की बात है, ये उनको बताना पड़ेगा 14 दिन पहले कि हम आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले क्या करना पड़ेगा, देखो इम्पीचमेंट अगर प्रोसेस को स्टार्ट करना है, जिस भी हाउस में आप इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके 1/4 मेंबर्स की परमिशन चाहिए होगी पहले। तो ये 14 डेज का नोटिस देने के लिए ही, क्योंकि इम्पीचमेंट तो तभी स्टार्ट प्रोसेस तो 14 डेज के नोटिस से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए भी आपको पहले 1/4 मेंबर्स की परमिशन देनी पड़ेगी। 1/4 मेंबर की परमिशन चाहिए जिस भी हाउस में आप स्टार्ट करो। ठीक है, लेट्स सपोज अगर फर्स्ट हाउस में स्टार्ट करा है, ठीक है, तो फर्स्ट हाउस पहली बात तो क्या है कि देखो प्रेसिडेंट हमने बोला था कि लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, क्वालिफाई करने चाहिए एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। तो अगर मान लो लोकसभा में, ठीक है, ये मतलब ओनली लोकसभा में इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, बाकी रोल दोनों हाउसेस का है। फर्स्ट हाउस लोकसभा में अगर मान लो स्टार्ट करते हैं तो 1/4 मेंबर्स की पहले तो परमिशन चाहिए कि हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं, वो नोटिस देने के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक चार्ज मोशन निकल के आएगा कि हाँ भाई हमें ये चार्जेस हैं और ये स्टार्ट करने वाला। ठीक है, तो 1/4 मेंबर्स की परमिशन पहले लगेगी, और अगर 1/4 मेंबर्स परमिशन दे देते हैं तब क्या जाएगा, 14 डेज, एक मिनट, हाँ, अगर वो परमिशन दे देते हैं 1/4 मेंबर, तो क्या चाहिएगी, 14 डेज की नोटिस। जैसे ही 14 डेज का नोटिस दिया उसके बाद वो चार्ज मोशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, सेम हाउस को 2/3 मेंबरशिप से उसे पास करना पड़ेगा। 2/3 मतलब स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, अब ये जाएगा सेकेंड हाउस के पास। अब सेकेंड हाउस क्या करेगा, अब सेकेंड हाउस को क्या करेगा, वो उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, लोकसभा ने वो चार्जेस पास कर दिए बाय 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से, तो अब राज्यसभा उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा, और इसके दौरान प्रेसिडेंट को राइट टू डिफेंड दिया है कि वो अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, जबकि लोकसभा में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ। हाँ, एक बार वो चार्जेस लग गए तो वो इन्वेस्टिगेट कहाँ पे करेंगे, राज्यसभा में। अब राज्यसभा में क्या है कि उनको राइट टू डिफेंड है कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, और उसके बाद भी अगर राज्यसभा भी 2/3 ऑफ द मेंबर्स से यानी स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास कर देते हैं तो क्या होगा, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 1/4 मेंबर्स की परमिशन लगती है 14 डेज के नोटिस देने के लिए भी।
तो आपको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब कुछ पावर्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को यूज़ कर सकते हैं कि भाई वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो इस पे एक अच्छा स्टेटमेंट है, मतलब प्रीवियस ईयर आस्क क्वेश्चन है, तो उसके एज अ स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट किया। देखो प्रेसिडेंट का एक्शन ड्यूरिंग स्टेट इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट एज इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज विद इन 3 मंथ। देखो पहले तो क्या बोल रहा है कि अगर प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी लगाते हैं किसी भी स्टेट में, तो वो क्या है, कैन बी चैलेंज इन कोर्ट। पहले क्या होता था कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है तो वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं, वो कोर्ट में आंसरेबल नहीं है उस चीज़ के लिए। बट अभी क्या है कि स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं और उस स्टेट इमरजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट पे, अगर वो स्टेट इमरजेंसी ऐसा लगा कि रॉन्ग डिसीजन है या उन्होंने किसी के इन्फ्लुएंस में आके स्टेट इमरजेंसी लगाई, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखो, और ये जो स्टेट इमरजेंसी है इसको अगर प्रेसिडेंट चाह रहे हैं, लेट्स सपोज अभी दिल्ली के एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली में क्या है, एयर पोल्यूशन एक लिमिट क्रॉस पे है। अगर आप प्रेसिडेंट चाहते हैं कि भाई वहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी है और स्टेट इमरजेंसी की सिचुएशन है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे सिनेरियो में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट उस स्टेट इमरजेंसी को दोनों हाउसेस को विद इन 2 मंथ्स में अप्रूव करना होगा। अगर 2 मंथ के अंदर वो अप्रूव करते हैं तभी वो स्टेट इमरजेंसी लागू होगी, ठीक है। अगर लेट्स सपोज कि जिस टाइम पे वो प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं लोकसभा का डिसॉल्व है, क्योंकि लोकसभा को तो डिसॉल्व किया जा सकता ना, ये टेम्पररी हाउस है, और राज्यसभा अगर अप्रूव कर देती है, ठीक है, राज्यसभा अप्रूव कर देती है, तो ये कब तक रहेगी, जब तक नई लोकसभा नहीं बन जाती, नई लोकसभा बनने के 30 दिन तक, ठीक है, नई लोकसभा बनने के 30 दिन तक वो वैलिड रहेगी। अगर उसके बाद भी लोकसभा नहीं पास करती है तो वो डिक्लेयर नल एंड वॉइड हो जाएगी कि अभी वो स्टेट इमरजेंसी नहीं रही, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि स्टेट इमरजेंसी कैन रिमेन एक्टिव फॉर 6 मंथ। अगर किसी स्टेट में इमरजेंसी लगनी है तो वो 6 मंथ्स के लिए एक्टिव रह सकती है, कि 6 मंथ्स के लिए आप वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए, यानी एक बारी में 6 मंथ, लेकिन मैक्सिमम कितना, 3 इयर्स, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए, यानी 6-6 महीने करके आप 3 साल तक स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हो, ठीक है। पहले क्या था, ये जो 6 महीने वाला प्रोविजन है, पहले ये 1 साल का प्रोविजन था, एक्सटेंडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या कर दिया गया, 6 मंथ्स की इमरजेंसी लगाई है कि 6 आप एक बार में 6 मंथ से ज़्यादा इमरजेंसी नहीं लगा सकते, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो 3 साल तक। बट पहले क्या थी कि एक बार इमरजेंसी लगी तो वो 1 साल के लिए लगी, ठीक है। बाकी ये देखो, इम्पीचमेंट, उनकी ओथ, प्रेसिडेंट के री इलेक्शंस भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली मैंने देखा है, उनका टर्म ऑफ ऑफिस, मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। ये देखो, यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौडुचेरी भी इसमें इंक्लूडेड हैं। कौन से, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऐड है उसमें, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट प्लस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज, ये इसमें ऐड है। देखो ये सारे आर्टिकल्स लिख दिए, एज सच आपको बहुत सारे फ्लो से याद करने की जरूरत नहीं है। पहला आर्टिकल याद रखो कि हमेशा किसी भी पोस्ट के होने के बारे में बताता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ चीफ जस्टिस, जो भी पोस्ट होगी उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है, ठीक है। ये देख सकते हो, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दिया हुआ है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिसमें हमारे एमपीज आ गए और हमारे एमएलएज आ गए,
ठीक है, और 2 हमारी यूटीज भी आती है, दिल्ली और पुडुचेरी भी इसमें इंक्लूड होते हैं। वेरी क्लियर। नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट प्लस स्टेट के जो एमएलएज हैं वो, और 2 यूटीज हमारी दिल्ली और पुडुचेरी, बिकॉज दे हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बाकी आप देख सकते हो मैनर ऑफ इलेक्शन, ऑफिस का टर्म, री एलिजिबल, क्वालिफिकेशन। हाँ देखो, अब अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस देखो, अगर इलेक्ट करना है तो दोनों हाउसेस प्लस मतलब एमपी और एमएलए दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, बट अगर इम्पीच करना है तो देखो कि सिर्फ दोनों हाउसेस देखे हमने, लोकसभा और राज्यसभा देखा, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। ये एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जहां स्टेट लेजिस्लेचर उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है वहां उनके इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बाकी पार्डनिंग पावर्स हैं, देखने वाले हम लोग कौन कौन सी हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनको एड एंड एडवाइस करने के लिए। ये इमरजेंसीज लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये है 352, 356 और 360 ये आर्टिकल्स, ठीक है। 352 आर्टिकल में हमारी नेशनल इमरजेंसी दी हुई है, स्टेट इमरजेंसी 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल में दी हुई है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रेसिडेंट की पोजीशन वेकेंट हो जाती है तो आपको विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी, जिस दिन से वैकेंसी क्रिएट हुई है उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर प्रेसिडेंट के री इलेक्शन कराने पड़ेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन वही कैन बी डिस्चार्ज अगर वो इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट दिवालिया कि उन पे कोई कर्जा है जो वो नहीं दे पा रहे हैं, और या फिर वो इंडियन सिटीजन ही नहीं है, या उनकी जो सिटीजनशिप है वो नल डिक्लेयर्ड हो गई है, ठीक है। और अगर उन्होंने कोई और गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड किया हुआ है जब वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं तब। देखो अब ये था इलेक्शन का, इम्पीचमेंट का। अब एक और कि अगर मान लो किसी को नॉमिनेशन, बिकॉज वहां पे तो क्या है, नॉमिनेशन करना है तो कोई आपको सपोर्ट करेगा तभी आप नॉमिनेशन फाइल कर पाओगे, ऐसा सिंपल प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या है कि 50 प्रपोजर्स होने चाहिए। सबसे पहले तो प्रपोजर्स का मतलब क्या है कि 50 फर्स्ट प्रपोजर्स होने चाहिए जो उनके नाम को प्रपोज करे कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि ये पर्सन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट के लिए हम इसका नाम प्रपोज करते हैं, ठीक है, नॉमिनेशन के लिए। तो 50 लोग सपोर्ट करने चाहिए, लोकसभा में 50 लोग उसको सपोर्ट करने चाहिए, और 50 होने चाहिए सेकेंडरी सपोर्टर्स, यानी इन 50 को ये 50 सपोर्ट करने चाहिए कि हाँ भाई ये जो 50 बोल रहे हैं हम एज ए सेकेंडर प्रपोजर्स इस चीज को वैलिड मानते हैं कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर 50 लोग उनके प्रोसेस को, नॉमिनेशन के प्रोसेस को प्रपोज करते हैं और 50 उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और ये 50 जो सेकेंडर्स हैं ये अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यही 50 उसको सपोर्ट कर रहे हैं और यही सेकेंडर्स बन रहे हैं, प्रपोजर्स बन रहे हैं, नहीं, वो अलग अलग होने चाहिए। 50 लोगों ने अगर उनका नाम प्रपोज कर दिया है तो 50 लोगों को एज ए सेकेंडर उस चीज़ को रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ हम इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है। तो वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो उनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, ठीक है, वो है 15,000। अब देखो अगर वो हार जाते हैं, बाई इलेक्शन हार गए और उनको टोटल वोट्स का 1/6 मिलता है, लेस देन, इफ ही सिक्योर इज लेस देन 1/6 ऑफ द टोटल वोट पोल्ड, जितने वोट हुए हैं उसका अगर 1/6 से भी कम मिलता है तो उनका जो डिपॉजिट है वो रख लिया जाता है, उनको डिपॉजिट वापस नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब देखो भाई वो प्रेसिडेंट है तो उनके पास और क्या इम्यून पावर्स हैं। एक तो ये कि जब तक 5 साल में वो अपने ऑफिस में हैं, ठीक है,
5 years तक जब तक वो अपने ऑफिस में है, इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। कि अगर मान लो वो प्रेसिडेंट हैं, आज वो किसी का खून भी कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ देश के लिए, अगर वो अपने पर्सनल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज, सॉरी हिज है ये, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट, कि अगर अपने किसी पर्सनल एक्ट की वजह से भी आज वो किसी का खून भी कर दें तो भी उन्हें जेल नहीं हो सकती, बिकॉज ही इज इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अब आती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, आती है, एक आती है सिविल प्रोसीडिंग। क्रिमिनल में आता है जैसे किसी का खून करना, ठीक है, मर्डर एंड ऑल, क्राइम करना। सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं चोरी करना, ठीक है, फ्रॉड करना, ये सब, ये सिविल प्रोसीडिंग्स में आती हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो आप कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज ही इज इम्यून, मतलब उनको वो पावर दी गई है कि जब तक आप अपने ऑफिस में हो इनको नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर आपको सिविल प्रोसीडिंग्स चलानी है तो आपको 2 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं, इनके पास कुछ पावर्स है। एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर है कि वो प्रेसिडेंट है। आपको पता है कि जब लेजिस्लेचर हमारा कोई भी बिल पास करती है तो वो फाइनल एसेंट किसकी लगती है? प्रेसिडेंट की। अगर प्रेसिडेंट, उनके पास पावर है कि कोई बिल आया वो उसको विदहोल्ड कर दे कि नहीं, मैं इस बिल को अपनी एसेंट नहीं देता हूं, तो बिल डाई हो जाएगा एंड इट विल नॉट बिकम ए लॉ। ठीक है, सेकेंड आता है सस्पेंशन और क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि अगर मान लो प्रेसिडेंट एक बिल को रिटर्न कर दे, ये हमारे पास है सस्पेंशन में आता है। ठीक है, बिकॉज हमारे पास इंडियन प्रेसिडेंट के पास ये वीटो नहीं है, क्वालिफाइड वीटो नहीं है, हमारे पास सस्पेंशन वीटो इन इंडिया में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो सिंपली कि अगर प्रेसिडेंट किसी बिल को रिटर्न करते हैं, बट मनी बिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनी बिल तो पहले ही प्रेसिडेंट की एसेंट से आता है। तो अगर वो किसी मनी बिल को रिटर्न करते हैं और भाई वो पास बोले पार्लियामेंट को कि इसको रिकंसिडर करो, रिटर्न कर दिया उन्होंने, अपनी सस्पेंशन वीटो यूज करी, लेकिन पार्लियामेंट अगर फिर भी उस बिल को पास कर देती है, या तो उसमें कुछ चेंजेस करके जो प्रेसिडेंट बोले कि भाई ये चेंजेस कर दो, ठीक है, या फिर वो नहीं भी करे, और अगर फिर भी वो प्रेसिडेंट को वो बिल वापस देते हैं तो अब प्रेसिडेंट पे क्या है कि उनको अपनी एसेंट देनी पड़ेगी। यानी प्रेसिडेंट कैन यूज सस्पेंशन वीटो ओनली वंस। हाँ, मतलब एक बार वो अपनी सस्पेंशन वीटो यूज कर सकते हैं कि भाई इस बिल को दोबारा देखो, लेकिन अगर फिर से पार्लियामेंट उसको वापस से भेज देती है प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, अब थर्ड आता है पॉकेट वीटो। कुछ नहीं करना, उसने बस बिल को अपने पास रख लिया है, ना तो उस पर कोई एक्शन ले रहे ना उसको रिजेक्ट ही किया है, तो ऑब्वियसली जब वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। नो टाइम फ्रेम, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया प्रेसिडेंट के लिए कि आपको इतने टाइम में किसी बिल को अपनी एसेंट या उसको रिजेक्ट करना है तो वो करना है, मतलब टाइम फ्रेम नहीं है, तो वो जब तक रखें उनकी मर्जी। पॉकेट वीटो है ना उनके पास है। ठीक है, ये था। अब देखते हैं ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस क्या होता है? देखो वैसे तो हम जानते हैं कि जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, लेजिस्लेचर है, उसके पास ये पावर्स हैं कि वो हमारी कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं। बट लॉ कैसे बनता है कि भाई एक हाउस, मान लो लोकसभा ने इनिशिएट किया, राज्यसभा को दिया, राज्यसभा ने बिल पास किया और प्रेसिडेंट के पास गया। ठीक है, लेकिन ऐसा हो कि लोकसभा है ही नहीं, हो सकता है ना, क्योंकि लोकसभा क्या है, परमानेंट हाउस नहीं है, उसको तो डिसॉल्व किया जा सकता है। तो अगर मान लो लोकसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा ने पास किया और प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दे दी, तो मान लो लोकसभा ने बिल को इनिशिएट किया, राज्यसभा ने पास किया और प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दी, तो
ये हमारी कब फॉलो करते हैं, जब नॉर्मल लेजिस्लेचर का प्रोसेस फॉलो होता है। अब ऑर्डिनेंस में क्या होगा कि लोकसभा नहीं है, बिकॉज लोकसभा एक टेम्पररी हाउस है और उसको डिसॉल्व कर दिया गया। अब राज्यसभा अकेला किसी बिल को पास नहीं कर सकता, तो अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है ऐसी सिचुएशन में अपनी तरफ से, कि भाई उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश, कि बिल नहीं, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको लेजिस्लेचर ने पास किया, बट क्योंकि लेजिस्लेचर के पार्ट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों होनी चाहिए, लोकसभा है नहीं, तो ऑर्डिनेंस जारी किया जा रहा है। अब इस ऑर्डिनेंस में क्या करेगा प्रेसिडेंट, कि जब तक हमारी लोकसभा नई कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती तब तक ये ऑर्डिनेंस इश्यू कर देगा, और जैसे ही लोकसभा बनेगी उसके बाद उनसे अप्रूव करवा लेगा, ठीक है। और ये ऑर्डिनेंस भी जैसे हमारे नॉर्मल लॉज पास होते हैं, मतलब जैसे एप्लीकेबल होते हैं, वैसे ही होता है। ऐसा नहीं कि भाई ये लोकसभा ने पास नहीं किया है या राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया है तो ये कम पावर होगी, नहीं, ये सेम एप्लीकेबिलिटी पे लागू होगा, मतलब सेम एप्लीकेबल होगा जैसे हमारे नॉर्मल बिल्स पास होते हैं या नॉर्मल लॉ पास होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल लॉ। हाँ, कर सकता है, बिकॉज ऑर्डिनेंस का मतलब ही क्या है, ये भी एक लॉ ही है, बस इसका नाम ऑर्डिनेंस क्यों रखा गया, क्योंकि इसको प्रेसिडेंट पास कर रहे हैं और एक ऐसी सिचुएशन में कर रहे हैं जब हमारे पास लोकसभा प्रेजेंट नहीं है, तो एक उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या दिया गया, इसको वर्ड दिया गया ऑर्डिनेंस। अदरवाइज ये सिंपल लॉ है, तो अगर वो प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे रहे हैं तो वो किसी सेंट्रल लॉ को अमेंड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं जब नॉर्मल लॉ पास होते हैं तब भी ये होता है कि कोई ना कोई, अगर कई नई मॉडिफिकेशंस हुई हैं, मान लो अभी पहले आईपीसी की सेक्शंस चलती थी, अभी है बीएनएस चलता है, तो वो क्या है, सेंट्रल लॉज को अमेंड किया गया है ना, तो वैसे बना रहे हैं, तो ऑर्डिनेंस भी कर सकता है। हाँ, ऑर्डिनेंस की भी सेम पावर है। सेकंड, एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज ए फंडामेंटल राइट। देखो अभी सबको पता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लेजिस्लेचर भी नहीं ले सकता है, कि अगर कल को पार्लियामेंट उठ के आए और बोले कि जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू स्पीक है, ठीक है, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको पार्लियामेंट नहीं ले सकती है। इन अ सेम वे प्रेसिडेंट भी नहीं ले सकते कोई भी फंडामेंटल राइट्स को, मतलब कोई भी ऑर्डिनेंस हो या सिंपल लॉ हो, कोई भी फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकता। अब्रिज मतलब उनको खत्म नहीं कर सकता एक तरीके से, ठीक है। एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट। हाँ, अगर एक सिंपल ऑर्डिनेंस है तो वो कम बैक से, मतलब इफेक्ट से पहले से लागू हो सकता है। हाँ, बट अगर कोई एक्ट क्रिमिनल एक्ट है तो वो बैक डेट से लागू नहीं होता। देखो अब सिंपल ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, अगर आज गवर्नमेंट चाहे, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन पे अगर कोई मान लो रूल बनाना चाहे या कोई एक्ट पास करे, ठीक है, कोई लॉ पास करे कि ये जो कंपनीज हैं, मान लो हमारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, उन पे बोले कि भाई आप लोगों ने बहुत पॉल्यूशन करा है, तो ये जो भी इंडस्ट्रीज हैं इनको 2025 से 2000 मान लो उन्होंने 20 से लगा दिया कि 2020 से 2025 तक 5 साल का आपको फाइन पे करना पड़ेगा, और इसके लिए एक लॉ पास कर दिया कि अब वैसे तो क्या है कि भाई आप बैक डेट से नहीं लगा सकते हो, हाँ, बट अगर कोई सिविल लॉ है तो वो बैक डेट से लग सकता है। हाँ, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि आज मान लो किसी पर्सन को, आज क्राइम के लिए मान लो आपने कोई क्राइम करा है तो उसकी सजा मान लो आज 2 साल है, ठीक है, और पहले मान लो इसी क्राइम के लिए 10 साल की सजा दी, तो अभी क्या है, 2 साल की सजा ही मिलेगी आपको। ये बैक डेट नहीं लगा सकते कि भाई आज अगर गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर दे कि किसी ने 2020 में क्राइम किया था
तो उसको 10 साल की सजा होनी थी, नहीं, उस टाइम पे जो सजा दी हुई थी चाहे वो 2 साल की हो चाहे 1 साल की, वही होगी। तो क्रिमिनल लॉज में बैक डेट नहीं लगता है, जबकि सिविल लॉज में बैक डेट लग सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो 1 and 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, ये तो हमने देख लिया कि अगर प्रेसिडेंट किसी को पार्डनिंग पावर्स भी करते हैं, उनके पास जो पार्डनिंग पावर्स हैं, अगर वो अपनी पार्डनिंग पावर्स को यूज़ करते हैं तो उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो किसी कोई क्रिमिनल है उसको पार्डनिंग दे रहे हैं, तो वो अंडर जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है या हमारी जुडिशरी को ऐसा लगता है तो वो रिव्यू किया जा सकता है। प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं ऐसा नहीं है भाई, वो तो एड एंड एडवाइस पे ही काम करते हैं, तो नहीं कर सकते। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं सेकंड टॉपिक, वाइस प्रेसिडेंट पे। वाइस प्रेसिडेंट पे क्या है, जैसे प्रेसिडेंट के लिए 50-50 चाहिए, 50 मेंबर एज ए प्रपोजर और 50 एज ए सब्सक्राइबर्स, मतलब सेकेंडर सब्सक्राइबर चाहिए उनको। तो इसमें क्या चाहिए, 20-20 चाहिए कि 20 उनको उनके नाम के प्रपोज करें और अगले 20 उनको सपोर्ट कर दे एज ए सेकेंड प्रपोजर्स। अब देखो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है इसको सुपर फ्लॉज हाइनेस कहा गया, बिकॉज जैसे प्रेसिडेंट एक पोस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे वाइस प्रेसिडेंट जैसी कोई पोस्ट नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बस इसको क्रिएट किया गया है पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए, अदरवाइज प्रेसिडेंट जैसी कोई पोस्ट नहीं। ठीक है, ये सेम एज क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं जब प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो, और मैक्सिमम ये 6 महीने के लिए वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं। क्यों, हमने देखा पहले, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन जब से वैकेंसी क्रिएट हुई है और इलेक्शन के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है, तो ये 6 मंथ के लिए ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, और ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होनी चाहिए, यानी उनके पास राज्यसभा के मेंबर्स होने की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन माने जाते हैं राज्यसभा के। ठीक है, बाकी ये आर्टिकल्स हैं कि वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट आर्टिकल हमेशा किसी भी पोस्ट या किसी भी ऑफिस के होने के बारे में बताता है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होने चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे जब उनकी सीट वेकेंट है। अब देखो इसमें क्या है, इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन रहेंगे, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सिंपली ओनली एमपीज, एमएलएज नहीं है। और बट ये देखो जैसे प्रेसिडेंट के लिए क्या था कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा होने चाहिए, मतलब उनके पास लोकसभा के मेंबर होने की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इनके पास क्या है, नॉट टू बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नॉट द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये किसी का भी पार्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखो इनका जैसे प्रेसिडेंट क्या था, प्रेसिडेंट लोकसभा के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो उनका जो इम्पीचमेंट है वो कहां पे इनिशिएट कर सकते हैं, लोकसभा में ना। सेम वे वाइस प्रेसिडेंट कहां के हैं, राज्यसभा के मेंबर है ना, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, तो इनका जो रिमूवल है वो कहां पे इनिशिएट हो सकता है, राज्यसभा में। हाँ, बट वो एग्रीड बाय पास बाय लोकसभा भी होना चाहिए, बट उसको स्टार्ट कौन कर सकता है, अपने राज्यसभा। वाइल एक्टिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हाँ, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है या फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है और वो प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे वो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकते। रिमूवल, राज्यसभा को इफेक्टिव मेजोरिटी देनी पड़ेगी, किसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है। तो राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए। रेजोल्यूशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा ओनली, बिकॉज ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, लोकसभा का पार्टिसिपेट नहीं है इसमें। वही 14 डेज का एडवांस नोटिस इनको भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच।